हेलो बच्चों, मैं हूं गणेश रावल और हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, और उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी विद्युत क्षेत्र। तो अब तक के मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि कोई आवेश के गुणधर्म, आवेशन की विधियां, मात्रक, परिभाषा है, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हमने आवेश के बारे में पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम के बाद पढ़ा हमने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग कहीं ना कहीं अब करेंगे न्यूमेरिकल्स, और अब तक के मेरे लेक्चर्स में मैंने आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स बताए हैं। ठीक है, तो मैंने जो आप लोगों को मेरा जो पीडीएफ सेंड किया है उसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए हैं, तो प्लीज आप उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करिए, और आपको डाउट आता है तो मुझसे आप पूछिएगा। राइट, तो आज भी हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ और न्यूमेरिकल्स के बारे कुछ और जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं जो इस चैप्टर्स में हमारे पास कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन पर डिस्कशन करेंगे। राइट, तो सबसे पहले जो है मैं एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर लेना चाहूंगा, उसके बाद ही आगे के जो न्यूमेरिकल्स हमारे हैं उस पर बात करेंगे। तो टॉपिक है बेटा मेरा बहुल आवेशों के कारण बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और यहां है हमारे पास बहुल आवेशों के कारण बल। देखो, बहुल मतलब बहुत सारे आवेश, बहुत सारे आवेशों की वजह से बल देखेंगे अपन, साथ में क्या पढ़ेंगे बच्चों, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये है मेरे पास मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, और मूल बिंदु पर क्या रखा है बच्चों, यहाँ पर Q1 चार्ज रखा हुआ है। राइट, अब अगर ये Q1 चार्ज है तो मान लीजिए ये पूरा एक सिस्टम है मेरे पास, ये क्या है पूरा बच्चों, सिस्टम है। अब इस सिस्टम में ना हमारे पास ये जो ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पर तो Q1 चार्ज रखा हुआ है, और साथ में अगर बोलूं मैं इस बिंदु पर सपोज मानो आप Q2 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ कहीं ना Q3 चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इधर Q4, ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं डैश डैश डैश, ये हमारे पास Qn चार्ज। ये पूरा क्या है मेरे पास, एक निकाय है। कौन सा निकाय, बहुल आवेशों का निकाय। ऐसा निकाय जिसमें बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डैश 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 Qn तक। अब मान लीजिए ये Q2 Q3 Q4 Q5 जितने भी आवेश हैं ये सब क्या कर रहे हैं बेटा, Q1 पर 1/1 बल लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, Q2 वाला जो आवेश है वो क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा, लगाते हैं, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन, डायरेक्शन इधर की ओर। इधर ही क्यों, क्योंकि बल हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो ये लगा आपका F(1), ठीक है, डायरेक्शन इधर। उसके बाद अगर मैं 3 की बात करूं, Q3, अब एक बार जो आवेश बल लगा चुका है वो बार बार बल नहीं लगाता है। एक बार Q2 ने बल लगा दिया F12, अब Q2 को आप हटा दीजिए और बात कीजिए Q3 की। Q3 वाला चार्ज आएगा, कहेगा कि मैं ही बल लगाऊंगा, मैंने कहा भाई तू ही बल लगा दे, तो Q3 वाला चार्ज जो है आपका इस प्रकार से F13 वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट Q4 वाले ने कहा मैं भी एक फोर्स लगाऊंगा, ये आया,
और ये लगा आपका F1 4 वेक्टर। ऐसे जितने भी आवेश होंगे, लास्ट कौन सा आवेश है हमारे पास, क्यूएन चार्ज, ये भी क्या करेगा, इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहां पर क्या देखा कि हमारे पास निकाय में जितने भी आवेश होते हैं 1/1 आते हैं और Q1 आवेश पर बल लगाते हैं। तो Q1 आवेश पर अगर कोई पूछे कि परिणामी बल क्या होगा, Q1 आवेश पर बहुत बहुल आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, Q1 आवेश पर बहुल आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, तो क्या होगा, परिणामी कहां पे, Q1 चार्ज पे, Q1 चार्ज पे इज इक्वल टू सभी आवेशों ने जो इस Q1 पर बल लगाया है उन सभी बलों का क्या हो जाएगा बच्चों, सदिश योग होगा। वेक्टर F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, F14 वेक्टर और डैश 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 F1 वेक्टर। ठीक है, तो ये था हमारे पास अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, मैं फिर समझाता हूं। निकाय में Q2, Q3, Q4, Qn, Q1 कई सारे आवेश रखे हुए हैं। तो अगर हमें किसी भी एक विशेष आवेश पर, ये क्या है बच्चों हमारा विशेष आवेश, विशेष आवेश, तो हमें किसी विशेष आवेश पर अगर परिणामी बल देखना है सभी आवेशों के कारण, तो सभी आवेशों के कारण जो विशेष आवेश पर परिणामी बल जो होगा, यानी कि ये जो होगा F ऑफ वेक्टर, ये सभी बलों के वेक्टर ऑफ एडिशन के बराबर होगा, यानी कि उनके सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, तो देखा आपने F12 वेक्टर, F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस प्लस ऑफ F1 ऑफ n वेक्टर इज इक्वल टू परिणामी बल, किस पर, इस विशेष आवेश यानी Q1 आवेश पर। ठीक है, तो ये था आपका बहुल आवेश के कारण बल और अध्यारोपण का सिद्धांत। इसकी थ्योरी बिल्कुल यही है जो मैंने आपको लिखवाई है। ठीक है, आपको पीडीएफ नोट्स मिल गए हैं, वहां से आप इसकी थ्योरी जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको पूरा यहाँ पर समझा दिया है, एक बार फिर समझ लीजिए। एक निकाय होता है, निकाय में कई सारे आवेश रखे हुए हैं और 1/1 अलग अलग आवेश जो है इंडिविजुअली आकर के किसी आवेश विशेष पर एक बल आरोपित करता है। Q2 ने F12 बल लगाया, Q3 ने F13 बल लगाया, Q4 ने F14 लगाया, Qn ने F1 ऑफ n वेक्टर बल लगाया। तो फिर इस Q1 आवेश पर परिणामी बल क्या होगा, इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। राइट, अब करते हैं बच्चों इस पर एक न्यूमेरिकल, आप फटाफट से इसको नोट करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, चार समान आवेश
जिनमें प्रत्येक का मान स्मॉल क्यू है, ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। तो किसी भी एक आवेश पर परिणाम बल ज्ञात कीजिए। किसी भी एक आवेश पर क्या ज्ञात कीजिए? परिणामी बल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां करना है अंडरलाइन परिणामी बल। जब भी कभी आपसे किसी क्वेश्चन में परिणामी बल पूछता है, जैसे मैंने लास्ट टर्म पे जो ट्रायंगल वाला आपको न्यूमेरिकल करवाया था, वहां भी हमने कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट लगाया था, पर वो चूंकि थोड़ा सा इजी था क्योंकि वहां पर हमारे पास तीन चार्जेस रखे हुए थे, तीन में से किसी एक पर आपको फोर्स निकालना था, तो बचा कितना? दो, 1 बाय 1 आके बल लगा के। यहाँ पर क्या है बच्चों, चार आवेश आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं फिर मुझे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को बताने की जरूरत पड़ी, राइट? तो देखिएगा जरा, आवेश पर प्रणाली बल याद कीजिए। तो सबसे पहले आप बनाओगे डायग्राम। ये है हमारा एक वर्ग ए बी सी और ये डी, ठीक है। यहां पर Q1 चार्ज, सॉरी समान आवेश है ना, चार समान आवेश, Q मान लीजिए, ऐसे इस पॉइंट पर भी Q चार्ज, ऐसे इस पॉइंट पर भी Q चार्ज और इस पॉइंट पर भी Q चार्ज। तो भुजा कितनी है इसकी? स्क्वायर ए। स्क्वायर में चारों भुजाएं समान होती हैं, इतना पता है आपने, और प्रत्येक कोण कितना होता है आपका? समकोण 90 डिग्री होता है। चलिए, तो किसी भी एक आवेश पर, किसी भी एक आवेश पर, तो एक काम करते हैं, माना किसी आवेश पर, जरूरी आप सी ले रहे हो, आप बी वाले बिंदु पर जो आवेश है वहां भी रिजल्टेंट निकाल सकते हो, हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल सकते हैं और यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। क्योंकि सभी आवेश का मान समान है, इसलिए कहीं भी आप रिजल्टेंट निकालो वैल्यू आपकी समान ही आने वाली है। तो मान लीजिए मैं सी बिंदु पर निकालता हूँ रिजल्टेंट, तो जिस बिंदु पर हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं उस बिंदु पर अपना हाथ रखते हैं, निकाय में देखते हैं बाकी कितने आवेश रखे हुए हैं। देखा मैंने निकाय के पास तीन आवेश रखे हुए हैं, तो 1 बाय 1 तीनों आएंगे और क्या करेंगे? इस पर बल लगाएंगे। सबसे पहले डी बिंदु पर रखा हुआ आवेश जो है वो आएगा, और प्लस प्लस में क्या होता है बच्चों? रिपल्शन, नीचे की ओर वो फोर्स लगाएगा इस प्रकार से, F ऑफ Cp। कोई दिक्कत? उसके बाद मेरे पास ये डी बिंदु पर रखा हुआ आवेश आएगा जो इधर बल लगाएगा, F ऑफ Cd, ठीक है। उसके बाद जो है ए बिंदु पर आवेश जो है वो इधर बल लगाएगा, F ऑफ C वेक्टर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस सी बिंदु पर सारे सारे फोर्स मैंने अप्लाई कर दिए, इधर फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इधर फोर्स लग रहा है और इसकी वजह से इधर फोर्स लग रहा है। यहाँ पर बच्चों मेन थिंग यही होती है कि डायग्राम को ड्रॉ करना। अगर आपको डायग्राम को ड्रॉ करना आ गया है तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। बस शर्त है कि हमें 11th का छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, ठीक है। मैं आपको फिर अभी रिमाइंड करवा दूंगा। तो देखिएगा जरा, इस Q चार्ज ने नीचे फोर्स लगाया, पॉजिटिव ने उधर फोर्स लगाया, पॉजिटिव ने नीचे फोर्स लगाया,
ठीक है, क्योंकि फोर्स हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है, यह बात आप लोग ध्यान रखना, राइट। अब देखिए, अगर लास्ट टाइम पे हमने जो क्वेश्चन किया था ट्रायंगल वाला, उसकी तरह ही अगर यहाँ पर भी दो फोर्स होते हैं, सपोज ये बीच वाला फोर्स नहीं होता, अगर ये वाला फोर्स नहीं होता, केवल ये दोनों फोर्स होते, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता बीच में, और वही मेरे पास क्या था रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन सर यहाँ पर मेरे पास कितने फोर्स लग रहे हैं सी पर, 3 फोर्स लग रहे हैं, तो एट अ टाइम मुझे कितने फोर्स लेने पड़ेंगे, 2 फोर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला जो बनता है बच्चों यहाँ पे परिणामी बल निकालने का सूत्र F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर टू F1 F2 cos ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास 11th में समांतर चतुर्भुज के नियम में, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर टू F1 F2 cos ऑफ थीटा का अंडर रूट। अब आप देख रहे हो कि हमने एट अ टाइम कितने फोर्स लिए हुए, 2 फोर्स लिए हुए, तो यहाँ पर कितने तुम्हारे पास 3 फोर्स दे दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार में 2 बलों को लेकर के हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और क्या निकालेंगे रिजल्टेंट, और फिर जो रिजल्टेंट आता है उसका इस तीसरे फोर्स के साथ वापस से ये फॉर्मूला लगाएंगे और उसका एक नया रिजल्टेंट निकालेंगे, जो कहलाएगा आपके पास बिंदु सी पर फाइनल रिजल्टेंट, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, नोट कर लिया आप सब लोगों ने। देखिए चूंकि बिंदु सी पर बी पर रखे आवेश के कारण बल, तो मैंने देखा एफ ऑफ सी बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये वेक्टर नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिंदु सी पर रखे आवेश के कारण बल लगाओ तो लगाओ, चलो डायरेक्शन रोटेशन शो हो रही है हमें यहाँ पर, कितना है बच्चों, के क्यू क्यू और डिवाइड बाय बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए, ठीक है। तो यहां से बना हमारा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे हो कि बिंदु डी पर जो आवेश रखा हुआ है क्यू, वो भी बिल्कुल सेम फोर्स लगा रहा है, देखो एफ ऑफ सी डी कितना है, के क्यू क्यू बटे ए स्क्वायर, सेम ही वाला। इसी प्रकार बिंदु डी पर रखी आवेश के कारण बिंदु सी पर रखे आवेश पर परिणामी बल, एफ ऑफ सी डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई बीच की डिस्टेंस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब ये जो आपके पास एफ ऑफ सी डी आया है और एफ ऑफ सी बी जो आया है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आ रहा है, जस्ट बीच में आ रहा है यहाँ पर एफ ऑफ आर वेक्टर, एफ ऑफ सी डी और एफ ऑफ सी बी का। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो एफ आर वेक्टर आ रहा है, फिर एफ आर वेक्टर और एफ ऑफ सी वेक्टर का वापस क्या निकालेंगे अपन, रिजल्टेंट निकालेंगे। जो फाइनल रिजल्टेंट बनेगा वही बिंदु सी पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल होगा, ठीक है। तो देखिएगा जरा,
अतः एफ ऑफ सी डी वेक्टर सॉरी एफ ऑफ सी डी वेक्टर होगा एफ ऑफ सी बी वेक्टर का परिणामी माना कि एफ आर वेक्टर एफ ऑफ सी डी वेक्टर और एफ ऑफ सी बी वेक्टर का परिणामी माना कि एफ आर वेक्टर लगाया जरा आपने एफ आर वेक्टर एफ आर वेक्टर का मोड इज इक्वल टू एफ ऑफ सी डी का स्क्वायर एफ ऑफ सी बी का स्क्वायर ठीक है और साथ में कितना हमारे पास cos थीटा यहां क्या चाहिए मुझे थीटा थीटा बराबर एंगल बिटवीन एफ ऑफ सी डी और एफ ऑफ सी डी एफ ऑफ सी डी और एफ ऑफ सी डी के बीच का एंगल जरा देखो यहाँ पर एफ ऑफ सी डी ये रहा और एफ ऑफ सी डी ये रहा दोनों के बीच का कितना एंगल आ रहा है बच्चों यहाँ बताओ जरा 90 डिग्री ये और ये कितना बन रहा है 90 डिग्री तो मैं लिखूं तो तब थीटा बराबर 90 डिग्री ठीक है तो लगाइए फॉर्मूला यहाँ पे इसलिए एफ आर वेक्टर का मोड एफ ऑफ सी डी एफ ऑफ सी डी दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है इनको हम लोग ऐसा करते हैं एक एफ टर्म्स मान लेते हैं बार बार आप लोग ऐसा लिखोगे इनका स्क्वायर करोगे तो काफी कंफ्यूज हो जाओगे आप ठीक है तो आप लोग ऐसा करो चूंकि एफ ऑफ सी डी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू एफ ऑफ सी डी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू ऑफ एफ ठीक है तो हम क्या करेंगे अब इनकी जगह बार बार ये वैल्यू नहीं पुट करेंगे अपन सिंपली एफ पुट कर देंगे बाद में जो है फिर ये वैल्यू पुट कर देंगे आप लोग चाहो तो स्टार्टिंग में भी ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो पर दिक्कत आप लोगों को आएगी कि स्क्वायर वगैरह करोगे एडिशन करोगे कंफ्यूज हो जाओगे राइट इसलिए एफ ऑफ आर वेक्टर परिणामी एफ का स्क्वायर देखो एफ ऑफ सी डी की जगह एफ का स्क्वायर एफ ऑफ सी डी की जगह एफ का स्क्वायर प्लस 2f into f यानी f का स्क्वायर और cos 90 ठीक है cos 90 क्या होता है बच्चों 0 क्या बना f स्क्वायर ये वाली क्वांटिटी क्या होगी इसमें 0 हो गई ये पूरी टर्म्स क्या मिल गई आपको 0 मिल गई क्या बना f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर 100 से बाहर लाओगे तो रूट 2f बराबर रूट 2f समझ में आई नहीं और f की जगह वापस ये वाली वैल्यू इन दोनों की वैल्यू क्या है a स्क्वायर बाई a स्क्वायर बराबर रूट 2 k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर समझ में आई नहीं बात आपको तो ये था सर हमारा रिजल्टेंट ठीक है एफ ऑफ सी डी और एफ ऑफ सी डी का ये मिल गया आपको अब इन दोनों का क्या करेंगे अपन फिर से रिजल्टेंट निकालेंगे तो पहले आप इतना नोट करिए आप बे यार माना कि एफ ऑफ सी ए वेक्टर
तथा एफ आर वेक्टर का परिणामी एफ डैश ऑफ या एफ वन ऑफ आर वेक्टर कर लो, ठीक है, एफ वन ऑफ आर वेक्टर होगा तथा थीटा बराबर, दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री। याद करिए हमने क्लास 11 में पढ़ा था, दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं एंगल कितना, 0 डिग्री। जब दोनों एंगल परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, दोनों एंगल अपोजिट टू दोनों वेक्टर अपोजिट टू 180 डिग्री। यानी कि दो सदिश जो होते हैं अगर एक ही दिशा में होते हैं तो 0 डिग्री कहते हैं, और दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत अगर होते हैं तो बच्चों क्या बताते हैं उसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और दोनों सदिश एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं तो उसे बोलते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपको जो दोनों सदिश दिखाई दे रहे हैं ये वाले एफ ऑफ सी ए और एफ ऑफ आर वेक्टर कौन सी दिशा में, दोनों ही नीचे जा रहे हैं, तो एंगल कितना बनेगा आपका 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसलिए F1 ऑफ R वेक्टर का मोड इज इक्वल टू F ऑफ CA का होल स्क्वायर F ऑफ R वेक्टर का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ F ऑफ CA और F ऑफ R वेक्टर, डॉट ऑफ कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। एफ ऑफ सी का मान आगे अपन रख देंगे 2 सेकंड, एफ ऑफ सी का स्क्वायर, वेक्टर में स्क्वायर हो तो वेक्टर का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, आप चाहो तो लगाओ और मतलब हो यहाँ पर वेक्टर के ऊपर स्क्वायर लगाए तो एफ ऑफ आर का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ सी ए, ठीक है, और एफ आर, राइट। cos 0 डिग्री, कोई दिक्कत, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 0 की वैल्यू अगर 1 होगी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या बना, a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या बना, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिखेंगे एफ ऑफ सी ए का प्लस एफ ऑफ आर वेक्टर का होल स्क्वायर का अंडर, स्क्वायर से रूट क्या होगा बच्चों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बराबर हो एफ ऑफ सी ए वेक्टर एफ ऑफ आर वेक्टर। एफ ऑफ सी ए की वैल्यू कितनी है, आप फिर डायग्राम में देखिए, आपको ये है आपका डायग्राम, ठीक है, और इस डायग्राम में दिस इज ए पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, यहां से यहां तक की दूरी है, अगर ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास ए है, तो ध्यान देना बच्चों ये है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कौन होता है कर्ण, कौन होता है कर्ण, ठीक है। उसके बाद ये आपका लंब और ये आपका आधार, तो हमें क्या निकालना है पाइथागोरस प्रमेय, आप जरा लगा दीजिए, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर k a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, स्क्वायर में डायरेक्टली हटा दिया है तो क्या लग जाएगा ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, और अगर आप स्क्वायर लगाते हो तो अंडर रूट हटा दो, फिर तो a स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या बना बच्चों 2a स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकालोगे कितना आएगा सिंपली रूट 2 ऑफ a, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस कितनी बनी मेरे पास k
क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ रूट टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट टू ऑफ ए का होल स्क्वायर। यहां से यहां तक की दूरी बनेगी आपके पास रूट टू ऑफ ए, ये डिस्टेंस, ठीक है, प्लस एफ ऑफ आर कितना है तो रूट टू के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, बराबर के स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर ले लो कॉमन, ए स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा 1/2 प्लस और ये रूट टू का रूट टू न्यूटन, ये आएगा आपके पास फाइनल रिजल्टेंट एफ ऑफ 1 ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी स्क्वायर में, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी बहुभुज आकृति में अगर हमें बहु आवेशों के बीच में कोई किसी भी एक आवेश के ऊपर परिणामी बल निकालने के लिए कहता है बच्चों, तो हम 1/1 आवेश जितने भी यहाँ आएंगे और उस पर क्या करेंगे, इंडिविजुअली बल लगाएंगे और फिर अपन क्या निकालेंगे, वापस आपका रिजल्टेंट निकालेंगे, एटलीस्ट एट अ टाइम 2 फोर्सेस को लेकर के, राइट, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आवेशों के अस्थायी व स्थायी संतुलन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदु। यदि मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट, दो आवेश है हमारे पास, एक प्लस ऑफ Q1 एक प्लस ऑफ Q2। क्वेश्चन आपका कहता है मान लीजिए दो आवेश जो कि दोनों धनात्मक है या फिर दोनों ऋणात्मक है, ठीक है। तो एक तीसरा आवेश Q3, तीसरा आवेश Q3 को कहां रखा जाए कि ये आने वाला आवेश क्या रहे, संतुलन की अवस्था में रहे, आने वाला आवेश क्या रहे, हमारी संतुलन की अवस्था में रहे। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर, देखो अगर आने वाला Q3 क्या है, पॉजिटिव है, Q3 अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो उसको आप कहां रखोगे बच्चों, मध्य बिंदु पर रखोगे, ऐसे, ठीक है। क्योंकि संतुलन का मतलब क्या होता है, संतुलन का मतलब होता है उसकी बैलेंसिंग कंडीशन, प्लस वाले पर इधर चार्ज सॉरी इधर फोर्स लगाएगा, प्लस वाले पर इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर दोनों माइनस माइनस भी होते हैं तो देखो माइनस वाला प्लस वाले पर इधर फोर्स लगाएगा, माइनस वाला प्लस वाले पर उधर फोर्स लगाएगा, यानी कि दोनों फोर्स कैसे जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या होगा इस Q3 पर 0, और जब नेट फोर्स अगर 0 हो जाता है तो हमारे पास एक Q3 आवेश क्या हो जाएगा बच्चों, बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो जरा देखिएगा यहाँ पे चित्र के अनुसार दो आवेश चित्र के अनुसार दो आवेशों के बीच में तीसरा आवेश कहां रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति में रहे, अर्थात
एफ ऑफ नेट इज इक्वल टू 0। चित्र के अनुसार दो आवेशों के बीच में तीसरा आवेश जिसका नाम है Q3 कहां रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति में रहे, अर्थात उस पर नेट फोर्स क्या रहे बच्चों, 0 रहे। तो ये था आपका पहला केस, जब दोनों आवेश या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। तो तीसरा आवेश अगर आने वाला पॉजिटिव है तो कहां रखने में आएगा, वो इन दोनों के जस्ट मध्य बिंदु में रखने पे आता है। ठीक है, तो यहां से 1 वाला 3 पर जो जितना फोर्स लगा रहा है, 2 वाला भी 3 पर उतना ही फोर्स लगा रहा है। 3 पर 1 के द्वारा जो फोर्स लगता है परिमाण में, 3 पर 2 के द्वारा उतना ही फोर्स लगता है। तो यहां से अगर मैं पूरी डिस्टेंस बोलूं कि हाँ यहाँ ये डिस्टेंस r है और यहां से ये डिस्टेंस अगर x है तो ये कितनी हुई आपकी r माइनस ऑफ x। ठीक है, तो k q1 q3 x स्क्वायर यहां पर k q2 q3 डिवाइड बाई r माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक तरीके से आपको फॉर्मूले की तरह यूज करना है। समझिए बात को। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा कि जब भी कभी दो धनात्मक आवेश हो या फिर दो ऋणात्मक आवेश हो तो उनके बीच में तीसरे आवेश को कहां रखा जाए कि वो संतुलन की अवस्था में रहे। तो आप इनके बीच में कहीं भी रख दो तो ये तीसरा आवेश क्या रहेगा, हमेशा संतुलन की अवस्था में रहेगा, यानी कि तीसरे आवेश पर हमेशा नेट फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। जितना फोर्स Q1 Q3 पर लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q3 पर लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन। ठीक है, ये पॉजिटिव इधर रिपल्शन, ये पॉजिटिव इधर रिपल्शन। सिमिलर वे में नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। क्लियर बात सभी को? चलो, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, नोट करिए फटाफट से। हो गया नोट? बढ़िया है। सेकेंड कंडीशन, Q1 आपका पॉजिटिव है और Q2 आपका क्या है बच्चों, नेगेटिव है। Q1 आपका क्या है, पॉजिटिव है, Q2 आपका नेगेटिव है। आने वाला Q3 सपोज अगर पॉजिटिव आता है तो आप लोग बताइए बीच में रखोगे। सपोज आप लोगों ने यहां रखा पॉजिटिव इधर, पॉजिटिव नेगेटिव इधर, नो बैलेंसिंग पॉइंट। क्या करें? अगर सर नेगेटिव होता तो, अगर नेगेटिव होता तो देखो एक बार, नेगेटिव से भी चेक कर लेते हैं हम। पॉजिटिव नेगेटिव इधर, नेगेटिव नेगेटिव इधर, नो बैलेंसिंग कंडीशन। इसका मतलब बीच में तो सर ये आना ही नहीं है, बीच में तो किसी हालत में ये आएगा ही नहीं। अब कहाँ आएगा ये, यहाँ रखते हैं Q3, पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, एक इधर एक इधर। मिल गया केस मेरा? ठीक है। सपोज ये आपका पहला केस, सेकंड में ए वाला केस, सेकंड में बी वाला केस। Q1 Q2 और ये आपका नेगेटिव Q2। इस बार मैंने यहां रखा, मान लीजिए Q3 को, पॉजिटिव उधर, नेगेटिव इधर। बिल्कुल सर, यहाँ एक बैटरी मेरे पास बैलेंसिंग कंडीशन की सिचुएशन। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि Q3 आवेश या तो Q1 Q2 के, या तो Q1 से परे होगा
या फिर Q2 से परे होगा, ठीक है। तो Q1 और Q2 के या तो लेफ्ट साइड होगा या फिर Q1 Q2 के राइट साइड होगा। अब सर कहाँ रखा जाए, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सर हम लोग कहाँ रखें इसको। तो बच्चों ध्यान देना, जिधर आपको परिमाण कम लगे ना, जैसे मान लो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आपको क्या निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना। फॉर एग्जांपल बताऊं मैं आपको, ये प्लस का 2 कूलम्ब है और ये आपके पास माइनस का 4 कूलम्ब है, ठीक है। आपने क्या निकाला, इनका मैग्नीट्यूड निकाला। तो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद क्या मिला आपको, 2 और 4 मिला। तो जिधर आपको कम आवेश दिखाई देता है उधर की साइड हमें क्या करना है, इस आवेश को पुट करना है। क्लियर बात, वरीयता वहां दी जाएगी जहां पर मैग्नीट्यूड कम होगा। क्लियर बात, चलो नोट करो। अच्छा इसमें सुनो, एक बच्चे ने कहा सर अगर ये नेगेटिव होता तो Q3 आने वाला जो चार्ज है अगर नेगेटिव होता तो, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव नेगेटिव इधर, कंडीशन सेटिस्फाई। अगेन नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, देखो ये मेरे पास पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा बच्चों, इधर रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जा रहा आपका नेगेटिव नेगेटिव, इधर रिपल्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ पर ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है यानी Q3 जो है कभी नेगेटिव तो होगा ही नहीं, वो मुझे क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा इस केस में, ठीक है। और इस केस में नेगेटिव हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, इधर नेगेटिव नेगेटिव में इधर हो जाएगा रिपल्शन आपके पास, राइट। नोट करिए। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर 9e4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। अन्य आवेश Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वो क्या रहे, संतुलन की स्थिति में रहे। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, आपको वो केस याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद जो है जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है हम क्या करेंगे, खुद से ही उसकी बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन देखिएगा इसका, ये हमारा 9e चार्ज और ये हमारा 4e चार्ज, डिस्टेंस कितनी है r, ठीक है। डिस्टेंस अगर r है, अब कह रहा है कि तीसरा आवेश को कहां रखा जाए, जरा देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो क्या रखें बेटा, बीच में रख दें। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट और मान लीजिए हमारा सी पॉइंट। पॉजिटिव पॉजिटिव इधर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, यानी कि एक राइट में एक लेफ्ट में बैलेंसिंग कंडीशन मिल रही है। तो जरा देखिएगा यहाँ पर, माना कि तीसरा आवेश नाइन से यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने x मान ली, x दूरी पर तो माना कि तीसरा आवेश जो है 9 से x दूरी पर रखा गया है, ठीक है, जहां पर वो क्या रहे, संतुलन की स्थिति में रहे। 9e पर q वाला 9e आवेश ने q पर कहां पर लगाया, इधर की ओर, और 4e वाला ने q पर कहां पर लगाया, इस डायरेक्शन में। दोनों बल क्या जा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, q पर 0 होना चाहिए, ठीक है, ताकि कुल बल q पर 0 रहे।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, चूंकि नाइन ई और क्यू के बीच में लगने वाला फोर्स क्या लिखेंगे अपन, एफ ऑफ सी ए वेक्टर का मोड, और सी पर बी की वजह से लगने वाला फोर्स, यहां पर ऐसा लिख सकते हैं अर्थात क्या लिखूंगे, ये देता हूं एफ ऑफ नेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ नेट 0 होगा, इसका मतलब जितना फोर्स 9 वाला क्यू पर लगाएगा उतना ही फोर्स 4 वाला क्यू पर लगाएगा। दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत होंगे बेटा। तो क्या होगा यहाँ पर एफ ऑफ सी ए इक्वल टू के 9e और साथ में q, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बराबर के 4e q r माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, के से के कट गया, ई से आपका ई कट गया, क्यू से आपका क्यू भी कट गया, क्या बचा 9 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और साथ में 4 डिवाइड बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट लो यहाँ पे, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लोगे तो क्या मिलेगा आपको 3x इज इक्वल टू 2 अपॉन r माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करो 3r माइनस का 3x इज इक्वल टू 2x, 2x में आने क्या हो इधर से, तो बनेगा आपके पास 5x और यहाँ बनेगा ओनली 3r। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3/5। क्लियर, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ से बचा 9/x² बराबर 4 अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वायर। मैंने यहाँ से वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल लेने में बना कुछ ही आपके पास ये टर्म्स, इसको किया मैंने यहाँ पर बचा जवाब 3r माइनस ऑफ 3x और ये बना आपका 2x, x को उधर लेके चला गया बना आपका 5x, 3x प्लस 2x कितना बेटा 5x, तो ये r यहाँ से x का मान कितना आया 3/5 ऑफ r, x का मान 3/5 ऑफ r है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 रामेश टू 9 से कितनी दूरी पर होना चाहिए, 3/5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो लिख देते हैं अर्थात तीसरा आवेश Q 9 से 3/5 r दूरी पर होना चाहिए। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग इस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक, आप लोग नोट करिए। एक प्रश्न और देखिएगा, 9 व ये आवेशों की मध्य दूरी स्मॉल r है, तो तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की
ये प्रश्न आपको खुद ही करना है, ठीक है। तीसरा आवेश को कहाँ रखा जाए, तीसरा आवेश कुछ भी आप मान लेना, स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू, ठीक है। तो कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन की स्थिति में रहे, राइट। इसका आंसर होगा आपके पास ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई आपके पास गोला है, ये गोला जिस पर Q1 चार्ज, ये कोई दूसरा गोला जिस पर Q2 चार्ज। इन दोनों गोलों को मैंने एक तार से जोड़ दिया, चालक तार। तो जब गोलों को चालक तार से जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आवेशों का पुनर्वितरण होगा। आवेश जहां जितना ज्यादा आवेश होगा और जहां कम आवेश होगा तो ज्यादा से कम में चलेंगे या फिर ज्यादा से कम में चलेंगे, ठीक है। ठीक है सर, अब क्या होगा बच्चों, आवेशों के पुनर्वितरण की बात। यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि सर पुनर्वितरण कैसे होगा, ठीक है, और कब तक होता रहेगा, ये तो हम पढ़ेंगे आगे 4th चैप्टर में। फिलहाल हमें केवल जानना है कि आवेशों के पुनर्वितरण के बाद क्या होगा। तो आवेशों के पुनर्वितरण के बाद आपका ये जो ए गोला है उस पर चार्ज आएगा बेटा Q1 + Q2 बटे 2, और इस पर भी चार्ज आ जाएगा Q1 + Q2 बटे 2। तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर बस ये वाली बात ध्यान रखनी है कि कहीं ना कहीं अगर मैं दो गोलों को चालक तार से जोड़ देता हूँ तो जोड़ने के बाद दोनों गोलों को जब अलग अलग करते हैं तो फिर दोनों पर समान आवेश विभाजित हो जाता है, यानी कि समान आवेश क्या होता है, दोनों पर वितरित हो जाता है। Q1 + Q2 बटा 2, Q1 + Q2 बटे 2। समझ में ये बात आपको? चलो अब इसी कॉन्सेप्ट पर एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, वो करते हैं अपन। तो पहले इसको नोट करिए आप। इसकी थ्योरी मैंने आपको पीडीएफ में नोट्स के थ्रू भिजवा दी है, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो आप लोग उसको वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि आवेशों का पुनर्वितरण होता है, और आवेशों का पुनर्वितरण कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों का आवेश समान नहीं हो जाता, ठीक है। क्योंकि आवेश होता है हमेशा बेटा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है। कहां से कहा जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, राइट। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आवेश जो है जहां पर ज्यादा पोटेंशियल होगा, ज्यादा विभव होगा, वहां से कम विभव की तरफ हमारा आवेश जो है ट्रांसफर होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों आवेश समान नहीं हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, चालक तार से जोड़ने के बाद जब हम दोनों गोलों को अलग अलग करेंगे तो दोनों गोलों पर क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 बटा 2, Q1 + Q2 बटा 2 के रूप में आवेश विपरीत विभाजित या बोलो कि समान रूप से आपको मिलेगा, राइट। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। और आज का अपना लास्ट प्रश्न, ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम पे मिलेंगे। ये पूरा आपका एक न्यूमेरिकल है, तो पढ़िए क्वेश्चन को। दो समरूप गोलाकार चालक B व C समान आवेश से अपने आवेशित किए हुए हैं और परस्पर F बल से प्रतिकर्षित भी करते हैं, ठीक है। दोनों पर कैसा आवेश है, समान, B और C पर। फिर क्या कह रहे हैं, जबकि उनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, हार मान लेंगे अपन। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है, अच्छा तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। अनावेशित का मतलब क्या है, उस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। पहले बी के संपर्क में लाया जाता है और फिर उसके बाद सी के संपर्क में, और फिर दोनों से अलग कर लिया जाता है। बी और सी के मध्य प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। आप इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इस पूरे को रफ करने वाला हूं, तभी हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो पढ़ लिया आपने क्वेश्चन अच्छे से, इसको आप लोग नोट करके रखना अपने पास। अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। ये है आपका
बी गोला जिस पर क्यू आवेश है, और ये है आपका सी गोला जिस पर भी क्यू आवेश है। ठीक है, अब प्रारंभ में दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, माना कि मैंने आर मान ली। ठीक है, चूंकि प्रारंभ में बी व सी गोलों के मध्य प्रतिकर्षण बल F इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आपने मान लिया, मान रखी। ठीक है, अब बोल रहे हैं कोई तीसरा आवेश, तीसरा आवेश जो क्या है इन्हीं के समरूप है। ठीक है, हो गया साहब, तीसरा आवेश को मैंने ये नाम दे दिया, इन्हीं के समरूप है, लेकिन क्या है उस पर अनावेश है। ये क्या है, तीसरा आवेश अनावेशित, अनावेशित अनावेशित होता अभी क्या है बताइए, उदासीन। उदासीन मतलब कितना आवेश है इसका, नेट आवेश, नेट आवेश 0। तो पहले ए वाला गोला जो है बी के संपर्क में लाया जाता है। चलो लाओ, पहले आपने क्या किया, इसको जो है बी से टच करवाया, ये बी वाला और ये आपका ए वाला। तो टच करवाने के बाद, टच करवाने के बाद ये बी वाला और ये ए वाला टच करवा के इसे हटा दो। तो देखो इस पर कितना चार्ज 0, इस पर कितना चार्ज q। तो मैंने कहा था, मैंने कहा दोनों चालक गोलों को अगर आप स्पर्श करवाते हो या किसी चालक तार से जोड़ देते हो, स्पर्श करवाओ चाहे चालक तार से जोड़ो, तो क्या होता है बेटा, आवेशों का पुनर्वितरण होता है, जिसकी वजह से दोनों गोलों पर समान रूप में आवेश क्या होता है बेटा, वितरित हो जाता है या फिर विभाजित हो जाता है। तो Q1 प्लस Q2, ये कितना है आपका Q1, ये कितना है आपका Q2। तो Q1 प्लस Q2 बटे 2 यानी कि Q प्लस 0 बटे 2, Q प्लस 0 बटे 2। कोई दिक्कत? अल्टीमेटली कितना बन के आया, Q/2, और ये कितना बन के आया, Q/2। यानी B वाले गोले पर कितना चार्ज हो गया, Q/2, A वाले पे कितना हो गया, Q/2। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या किया, तीसरा आवेश को B के संपर्क में लेकर के आए, उसके बाद C के संपर्क में। तो बेटा अब जब A वाला C के संपर्क में जाएगा तो अब नेट आवेश 0 नहीं हो गया, अब नेट आवेश कितना का हो गया, Q/2 का हो गया। ये बात समझ में। तीसरा आवेश जिसमें पहले नेट आवेश 0 था, पहले वो B के संपर्क में आया, ठीक है, आगे साफ, लेकिन अब कितना आवेश आ गया, Q/2। तो अब अगर ये C के पास जाएगा तो उसके पास 0 थोड़ी आवेश है, इसके पास कितना आवेश है, Q/2 आवेश है। जरा लेके जाते हैं पुनः, ये आपका B गोला जिसमें कितना चार्ज है बेटा, Q/2, के पीछे मतलब ही नहीं, C वाला गोला कितना चार्ज है C पर, Q, और ये आपका A वाला गोला जिसमें कितना चार्ज है, Q/2। ठीक है, दोनों किया मैंने अलग अलग, ये कर दिया दोनों अलग अलग। अलग अलग करने के बाद Q प्लस Q/2, इसको मैं ये लिख देता हूं ताकि आपके थोड़ी सी आसानी रहेगी। Q प्लस Q/2 कितना बनता है बेटा, 3Q/4। ठीक है, Q प्लस Q/2 3Q/4। Q प्लस, देखो ना अभी Q प्लस, क्या लिखा हूं, चलो Q प्लस Q/2 बटे 2, सो कितना आ रहा है, तो Q प्लस Q/2/2, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 सेकंड, ये नहीं आएगा आपका, ये बनेगा बच्चों यहाँ पर देखो, Q प्लस Q/2/2, तो ये बनेगा आपका 3Q/2 यानी कि 3Q/4, जो कि पहले सही था बात। ठीक है, तो यहाँ भी ये बनेगा और साथ में यहाँ भी यही बनेगा। तो ये आपका C वाला गोला, ये आपका A वाला गोला, सही था, कोई दिक्कत नहीं। समझ में ये बात आपको?
अब तीसरे गोले को पहले बी के साथ ले गए आगे शेर आपके सामने q/2 ए पर q/2, फिर ए वाले को सी के साथ लेकर आए ले गए तो सी पर 3q/4 और ये 3q/4। उसके बाद ए को अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ए को यहां से बैठा दिया, ए को अपन ने यहां से बैठा दिया, तो बचा क्या मेरे पास बी और सी, जिस पर q/2 और 3q/4 चार्ज है। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है बच्चों, मुझे बल निकालना है। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है मुझे, वापस से नया बल निकालना है। तो देखते हैं बल, इसको मैं कर दे रहा हूं। बी वाला पे कितना चार्ज आ गया q/2, सी वाला पे कितना चार्ज आएगा 3q/4, डिस्टेंस वही है अभी भी r, इसलिए बी व सी गोलों के मध्य अब नया प्रतिकर्षण बल, और नया प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा, F dash is equals to K q/2 3q/4 बटे में r स्क्वायर। देखो 4 दूनी 8, 3/8, ठीक है, k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये क्या बन रहा है f डैश इज इक्वल टू 3/8 ऑफ m। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वन पर इन्हीं कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ और एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अलविदा दोस्तों।